हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है ही कि हम लोग विलियन चैप्टर, आपकी 12th क्लासेस की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा है विलियन, उसके मॉड्यूल नंबर 11 पर डिस्कशन करेंगे अपन। ठीक है ना। मॉड्यूल नंबर 10 में मैंने आपको क्या क्या बताया था, दोबारा उस चीज को फिर सुनिएगा मॉड्यूल नंबर 10 में। ठीक है ना। जिन्होंने मॉड्यूल नंबर 10 नहीं समझा है वो आपकी स्क्रीन में स्मॉल आई का साइन आता है, स्क्रीन को टच करेंगे आई आएगा, आई को जैसे ही आप टच करेंगे पिछला मॉड्यूल निकल आएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने वाष्प दाब क्या होता है ये पढ़ा था पिछली स्थिति में। वाष्प दाब, ठीक है, जानते अपन, साम्यावस्था पर वाष्प के अणु द्रव की सतह पर जो दाब डालते हैं उसको वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है ना। विभिन्न मात्रक हमने पढ़े थे, उनका एक दूसरे से संबंध पढ़ा था कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना सेंटीमीटर एचजी, कितना मिलीमीटर एचजी, कितना टॉर्क, कितना पास्कल और कितना बार, राइट। फिर वाष्प दाब के बाद में मैंने आपको उसे प्रभावित करने वाले कारकों के अलावा मैंने आपको बताया था कि वाष्प दाब अवनमन, जब हम किसी शुद्ध विलायक में जो द्रव विलायक है कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है? क्योंकि जो विलेय है वो स्वयं अवाष्पशील है, उसकी वाष्प नहीं बननी। ठीक है, बननी है केवल विलायक की, इसलिए उस विलयन के ऊपर जिसमें अवाष्पशील विलेय भरा हुआ है उसके ऊपर जो वाष्प बनेगी शुद्ध विलायक की तुलना में कम बनेगी। यहां तक बात समझ में आ गई। इसलिए तो अपन कहते थे विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। लेकिन कैसे विलयनों का? ऐसे विलयनों का जिसमें अवाष्पशील विलेय मिला हो। ठीक है ना। उस कमी को अपन ने नाम दिया था वाष्प दाब अवनमन, और वाष्प दाब अवनमन को हमने किससे इंडिकेट किया था? डेल्टा पी से। ठीक है, किससे प्रदर्शित किया था हम लोगों ने? डेल्टा पी से। और डेल्टा पी की परिभाषा की दृष्टि से तो किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है? शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम कहते थे P0A, ये ज्यादा होता है PS से। PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब। जितना ज्यादा विलेय मिलाते जाएंगे विलयन का वाष्प दाब उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है। अब जितना कम होता जाएगा, कितना कम होता जाएगा ये निकालना है। तो अगर मैं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से P0A में से विलयन के वाष्प दाब को घटा दूं तो ये जो अंतर आएगा उसको हम डेल्टा पी कहेंगे। और डेल्टा पी क्या चीज है? वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। ठीक है ना। वाष्प दाब अवनमन यानी इस डेल्टा पी में जब हम लोग P0A का भाग दे दें तो अपन कहते हैं परिभाषा में क्या बनाते हैं हम लोग? हमने कहा था वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। याद आ रहा है आपको? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इज दैट क्लियर? और फिर हमने इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान पिछले टर्म पर निकाला था, न्यूमेरिकल भी किया है हम लोगों ने। ओके। फिर कल ही हेडिंग यानी उसी मॉड्यूल में हेडिंग थी अणु संख्यक गुण। अणु संख्यक गुण क्या होते हैं? नाम से संख्यक, संख्या किसकी संख्या? अणुओं की। अणुओं किसकी संख्या? जो विलेय उसमें घुला हुआ है उस पर निर्भर करने वाले गुणों को, यानी विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्यक गुण कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। शॉर्टकट में अपन आगे जाकर CP बोला करेंगे। C फॉर कॉलिगेटिव, P फॉर प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितने अणु संख्या गुण होते हैं? तो आपको कि सर अभी तो आपने एक ही पढ़ाया, होते 4 हैं। तनु विलयनों के लिए 4 अणु संख्या गुण होते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है जिसके बारे में हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ चुके। ठीक है। आज हम लोग यहां पहुंचेंगे। दूसरा होता है क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। ठीक है। तीसरा होता है हिमांक अवनमन और चौथा होता है पराशरण दाब। ठीक है। तो क्वथनांक उन्नयन पढ़ें। जैसे मैंने आप वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ाने से पहले वाष्प दाब को समझाया, तो वैसे ही उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक है ना। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। ठीक है ना, वृद्धि। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्वथनांक। अब क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जनरल वे में आप लोग ये समझते चले आ रहे हैं कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है, ठीक है, जिस तापक्रम पर कोई द्रव उबलता है उसे अपन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उबलता है। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ये एक साइंटिफिक परिभाषा नहीं है।
नॉर्मल वे में किसी सामान्य व्यक्ति को समझाना हो तो आप कह सकते उबलता है, लेकिन आपको परिभाषा में वैज्ञानिक तरीका क्या होता है, जिस ताप पर किसी द्रव का जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब हो जाए, 1 एटीएम हो जाए। अब यहां से आपको समझना पड़ेगा, 1 एटीएम हो जाए, 1 वायुमंडलीय दाब जिस तापक्रम पर हो जाए, समझ लीजिए 1 एटीएम हो या हो जाए, उसे ही मतलब उसी तापक्रम को, उसे ही हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसका मतलब उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसका मतलब यह निकला कि अगर मैं जल के लिए कहूं, जनरली हम लोगों को याद है जल के लिए आप ये जानते हैं, जल का क्वथनांक, जल का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कितना होता है आपको मालूम है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में कितना होगा, 373 केल्विन। ठीक है ना। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 273 जोड़ देते हैं। जो भी डिग्री सेंटीग्रेड है, मान के चलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दीजिए, केल्विन बदल जाएगा। राइट, ओके। और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड बदलना है तो 273 घटा दो, सिंपल सी बात है। तो जल का बॉइलिंग पॉइंट, आम भाषा में आप बॉइलिंग पॉइंट को कह रहे थे जिस पर वह उबलता है। इसका मतलब आप ऐसा समझ रहे हैं यहां पर कि जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। वास्तविकता यह है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की इतनी बाष्प बनती है कि उसका बाष्प दाब कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 1 वायुमंडलीय दाब हो जाता है। 1 वायुमंडलीय दाब होने का मतलब क्या हो गया, दरअसल आपको यह मालूम है कि 1 वायुमंडलीय दाब वह दाब है जो पारे के स्तंभ की 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के बराबर होता है। यानी वो बाष्प अगर पारे को धक्का दे, पारे पर बल लगाए तो पारा अपनी मूल स्थिति से कितना ऊपर उठ जाता है, 76 सेंटीमीटर उठ जाता है। इसलिए तो अपन ने रिलेशन लिखे थे, 1 वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, याद करो, 76 सेंटीमीटर Hg लिखा था कि नहीं हमने, और 860 मिलीमीटर और 1.013 बार, वो रिलेशन हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। और भी अगर मैं लिखूं यहां पर तो 1.013 बार, ठीक है, और एक बार में पास्कल होते हैं 10⁵ तो 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल दाब का अंतरराष्ट्रीय मात्रक पास्कल होता है। राइट। तो आप ये समझ लें कि दरअसल 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन पर जल की इतनी बाष्प बनती है कि अगर दाब मापी यंत्र, यदि दाब मापी यंत्र जो बैरोमीटर या जो मैनोमीटर होते हैं उसमें भरे हुए पारे पर जब वो बाष्प धक्का देगी तो पारा अपनी मूल स्थिति से कितना ऊपर चढ़ जाएगा, 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है या हुआ है तो हम कह देंगे कि दरअसल वो ताप उस जल का या उस द्रव का क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है। समझ में आ गई? अब आप जल उबलता है ये ना कहते हुए साइंटिफिक परिभाषा बोलेंगे, वैज्ञानिक परिभाषा बोलेंगे। चलिए एक मैंने आपके सामने एक चित्र बना रखा है जिसको आप देख रहे होंगे। ये जल भौतिक अवस्था की दृष्टि से द्रव यानी शुद्ध जल है। इस पात्र में जल भरा हुआ है, ये जो भरा हुआ जल यानी द्रव, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मान के चलो T बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी आप कहें, उस तापक्रम पर जल की जो बाष्प बन रही है, ठीक है, अगर ये बाष्प का दाब मैं पता करूं तो मैं क्या करूंगा, यहां मैंने एक दाब मापी यंत्र जोड़ दिया। ठीक है ना। ये Hg यानी पारा यानी मरकरी भरी हुई है। ठीक है ना। दाब मापी यंत्र यहां जोड़ दिया, ठीक है, जो कि बैरोमीटर या मैनोमीटर दाब को मापने के लिए होता है। ठीक है ना। अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, आप ये समझिएगा। तो आप ये देखिए, ये बाष्प इस द्रव की सतह पर कितना दबाव डाल रही है, ये अपन निकालना चाहते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बनाया था। तो ये बाष्प अब क्या करेगी कि बाष्प अब मरकरी जो भरा हुआ है इसको एक प्रकार से इस पर बल लगाएगी। बल लगाने से मरकरी कितना ऊपर चढ़ रही है, ठीक है ना, वो हम लोग पता कर लेंगे। सूत्र मैंने आपको पहले भी बताया था, P बराबर DHG बताया था, जिसमें G क्या चीज है, गुरुत्वजनित त्वरण। ठीक है, 9.8 होता है MKS पद्धति में, 980 होता है CGS पद्धति में, और D डेंसिटी होती है 13.6 CGS पद्धति में। ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, पारे का घनत्व D फॉर डेंसिटी और गुरुत्वजनित त्वरण। केवल हाइट की वैल्यू पता करनी है, ऊंचाई। ठीक है,
तो पारा कितनी ऊंचाई चढ़ता है, पारा कितनी ऊंचाई चढ़ता है उसकी वैल्यू निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा, क्या उसका दाब पता चल जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। पता यह चला कि जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम है, हमें यह मालूम है कि अगर यह जल भरा है तो इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब एक वायुमंडलीय दाब होगा, और एक वायुमंडलीय दाब का मतलब पारा 76 सेंटीमीटर अपनी मूल स्थिति उससे ऊपर उठेगा। इसका मतलब यह निकला कि अगर यहां तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो पारा अभी कितना ऊपर नहीं उठा, 76 सेंटीमीटर ऊपर नहीं उठा। ऐसे ही होगा कि नहीं? यानी यहां इतनी वाष्प नहीं बनी है जो पारे को 76 सेंटीमीटर ऊपर उठा सके, क्योंकि तापक्रम अभी केवल 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक थोड़ा ना होता है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, मान के चलो इस टेम्परेचर पर उसका जो वाष्प दाब है वो मान के चलो P है, कुछ भी कह सकता हूं मैं, P है, लेकिन वो एक वायुमंडलीय दाब से अभी कम है। P है, ठीक है ना, लेकिन वो कम है किससे? एक वायुमंडलीय दाब से। समझना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो यहां पारा जो ऊंचाई चढ़ेगा उसका मान एक वायुमंडलीय दाब से कम है। समझ में आ गई बात? तो अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे इसको क्या कर रहा हूं मैं, इसको गर्म कर रहा हूं। समझना ध्यान से, गर्म कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। हीट करने पर क्या होगा कि सर अब ये वाष्पन ज्यादा होगा, क्योंकि हमें मालूम है ताप बढ़ाने पर वाष्प ज्यादा बनेगी। तो द्रव वाष्प बदल रहा है। जब ये बदल रहा है तो क्या होता जाएगा, पारा जो दिख रहा है ना आपको, ये पारा की जो ऊंचाई है, हाइट है, जो पहले 76 सेंटीमीटर से कम थी, मतलब कुछ भी हो सकती है, 40, 45, 50 कुछ भी हो सकती है, यानी वो 76 सेंटीमीटर से अभी कम है। ठीक है ना, 76 सेंटीमीटर से अभी कम है, यानी अभी दाब एक वायुमंडलीय दाब नहीं है इस तापक्रम पर। तो हमने उसे धीरे धीरे गर्म किया, तो गर्म करने पर क्या होगा, वाष्प ज्यादा बनेगी, तो पारा की ऊंचाई बढ़ेगी, राइट, यानी वाष्पदाब बढ़ेगा। यहां तक बात समझ में आ रही? वाष्पदाब बढ़ेगा। बढ़ाते बढ़ाते हमने इतना कर दिया कि अब वाष्पदाब जो हो गया P, वो कितना हो गया, एक वायुमंडलीय दाब हो गया। कितना हो गया, 180 m। और 180 m जब हुआ तो हम अगर इसमें थर्मामीटर डालें तो थर्मामीटर से हमें तापक्रम कितना नजर आएगा, यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नजर आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि दरअसल एक वायुमंडलीय दाब, यानी जो 76 सेंटीमीटर अपनी मूल स्थिति से 76 सेंटीमीटर ये जो ऊपर उठा होगा, वो कब हुआ, जब हमने ताप कितना कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो परिभाषा समझ में आ रही है क्वथनांक की? जिस ताप पर, यानी ये वो ताप नहीं है जिस पर मैं जल का वाष्पदाब एक वायुमंडलीय दाब कह दूं, क्योंकि इस पर इसका वाष्पदाब एक वायुमंडलीय दाब से कम होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ताप बढ़ाना पड़ेगा। जब मैं ताप बढ़ाऊंगा तो वाष्पदाब बढ़ेगा। ठीक है ना, पारी पर बल लगेगा। बल किसके वजह से लगेगा, ज्यादा वाष्प के अणु यहां बनेंगे। वाष्प ज्यादा कब बनेगी, क्योंकि आप उसे गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर वाष्पन ज्यादा होता है, ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर बढ़ती है, वाष्प ज्यादा बनेगी, तो वाष्पदाब बढ़ेगा। और वाष्पदाब अब जब एक वायुमंडलीय दाब हो गया, वो तापक्रम होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो परिभाषा थी, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे की बात आपको क्या सीखनी है, अब आगे की बात यह सीखनी है आपको कि मान के चलिए, ध्यान से समझिएगा, कि मान के चलिए आप लोगों ने, ठीक है ना, मैं यहां से थोड़ा सा कुछ चीजों को यहां से हटा रहा हूं, ये डायग्राम भी मैंने यहां से हटा दिया। अब देखिएगा आपको क्या समझना है, ये देखिएगा। अब अगर आपके समझ में नहीं आती तो वीडियो को बार बार दोबारा फिर चला लेना, ठीक है ना, दोबारा चलाकर सुनना, मेरी आवाज को सुनने का और समझने का प्रयास करना। अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल भरा हुआ था, हमने इसमें विलेय मिला दिया, ठोस अवाष्पशील विलेय मिला दिया गया। मतलब अब क्या हो गया, ये मिला दिया गया। ये डायग्राम देखिएगा, ठीक है। तापक्रम स्टूडेंट अभी हमने वही रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मान के चलो। 25 कोई निश्चित का मतलब नहीं है, मतलब 30, 22, 24, 28, 40 आप जो चाहते, कोई ना कोई तो मानना पड़ता है। ये क्या मिला है आपको, तो आपको कि सर ये लाल वाले कलर से आप जो दिखा रहे हैं, ये ठोस अवाष्पशील विलेय, यानी अब ये क्या हो गया, विलयन हो गया। इज दैट क्लियर? तो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां वाष्प दाब की बात करूंगा तो आप कहोगे P0A, पढ़ा था कि नहीं हमने, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब एक निश्चित तापक्रम पर निश्चित होता है, P0A, ठीक है। एक, अब ये विलयन हो गया। कैसा विलयन हो गया, ध्यान से समझिएगा, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन,
अवाष्पशील विलेय युक्त, यानी जो विलेय मिला है वो ठोस अवाष्पशील है जिसकी वाष्प नहीं बननी। तो आपको इसके बारे में पहले से जानकारी है। क्या जानकारी है? डायग्रामेटिक। ये हो गया शुद्ध विलायक की कहानी, यहां पर प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक, ठीक है, ये समझे। और ये हो गया अवाष्पशील विलेय, यहां पर वाष्प बनेगी। लेकिन अब आप ये कहोगे सर हाँ वाष्प अब पहले की तुलना में कम बनेगी, ये भी आपको मालूम है, वाष्प अब पहले की तुलना में कम बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि विलेय कैसा है? अवाष्पशील है। तो जितना ज्यादा विलेय मिलाते जाएंगे वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। इसे दाब मापी यंत्र से यहां से माप लीजिए, ठीक है ना। मरकरी कितना ऊपर उठता उससे, अब मरकरी और नीचे रह गया, क्यों? क्योंकि यह वाष्प कम बनी है, राइट। मरकरी दाब मापी यंत्र, ये बात तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? विलयन का वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब को अगर मैं कहता हूं तो टी तापक्रम पर विलयन का वाष्प दाब अगर पीएस है तो आपके दिमाग में आता है कि हां पीएस का मान विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। कमी का कारण लिखा था, वाष्प दाब अवनमन का कारण लिखा था कि नहीं हम लोगों ने? क्या कारण लिखा था? क्योंकि विलेय अवाष्पशील है जिसकी स्वयं की वाष्प तो बनेगी नहीं, लेकिन वह विलायक के कणों को वाष्पित होने से रोकेगा। सतह पर उसके कण भी आ जाएंगे तो वाष्पन कम होगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, वो क्या थी? कितना कम हो जाएगा? इसको अपन वाष्प दाब अवनमन कहते हैं, डेल्टा पी से इंडिकेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसी तापक्रम पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना था, ठीक है, और विलयन का वाष्प दाब कितना, इसको अगर अपन इसमें से इसको घटा देंगे तो वाष्प दाब अवनमन निकल आएगा। ये बात तो हम लोग पहले से भी समझते आ रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? हमें आज क्वथनांक की बात करनी है, लेकिन क्वथनांक की ये बात आधारित उसी पर ही है, वाष्प दाब पर ही आधारित है। अब देखिएगा, ये दोनों पात्र 25-25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे गए। यहां क्या हो चुका है कि सर यहां विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? क्वथनांक पता करना है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक और विलयन का क्वथनांक। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको गर्म करूंगा, ये जो गर्म करने के लिए मैंने यहां पर जो साइन लगा दिया, ठीक है ना, यहां भी गर्म करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वथनांक की परिभाषा क्या बनानी है? मुझे वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब, तो इसको जितना इसको गर्म कर रहा हूं उतना इसको गर्म कर रहा हूं। ध्यान रखिए, इसमें वाष्प ज्यादा थी, इसमें वाष्प कम है, दोनों को गर्म करिए। अब बताइए मुझे, दोनों को गर्म करने पर, दोनों का तापक्रम समान था, दोनों को गर्म करने पर किसका वाष्प दाब जल्द ही, मतलब जल्दी का मतलब हो गया कम गर्म किए जाने पर ही एक वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। नेचुरल बात है, इसका हो जाएगा कि नहीं? क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर यहां वाष्प पहले से ज्यादा थी। इज दैट क्लियर? यहां वाष्प कम, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसी तापक्रम पर यहां वाष्प कम बनी है कि नहीं? क्यों कम बनी है? विलय अवाष्पशील है। अगर वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब कम होगा, और जितना वाष्प दाब कम होगा, अब मैं उसे गर्म कर रहा हूं, तो इसको गर्म किया, इस बराबर गर्म कर रहे हैं, क्या होता जा रहा है? मरकरी का तल ऊपर उठता जा रहा है 76 सेंटीमीटर, यानी जिसका मतलब है उस सूत्र में अपन 76 लगाते ही जब एक वायुमंडलीय दाब लेकर आएंगे तो इसका एक वायुमंडलीय दाब जल्दी आ जाएगा, इसका एक वायुमंडलीय दाब अभी नहीं आ पाए। जिस तापक्रम पर इसका एक वायुमंडलीय दाब आ चुका है उस तापक्रम पर इसका एक वायुमंडलीय दाब नहीं आएगा। क्या मतलब निकला कि सर इसको और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, यानी शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन को ज्यादा गर्म कर ही हम उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब तक पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब ज्यादा गर्म करने पर इसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर आएगा। इसका क्या मतलब निकला कि सर वायुमंडलीय दाब के बराबर आएगा, यानी इसका मतलब है कि विलयन का वो ताप, जब इसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब होगा, वो ताप इसके उस ताप से ज्यादा होगा कि नहीं? इसका मतलब यहां अपन एक बात बना सकते हैं, विलयन का क्वथनांक की परिभाषा क्या हो गई? वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो विलयन का क्वथनांक, जिसको अपन इंडिकेट करेंगे टीबी से, यह ध्यान रखिए, यहां विलयन के क्वथनांक को टीबी से, तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। यानी इसमें अगर थर्मामीटर डालूंगा ना, मैं इसमें थर्मामीटर डालूंगा तो यहां वो ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेगा,
ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब पर यहां 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेगा, यहां कितना बोलेगा, यहां 100 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा ज्यादा बोलेगा, ठीक है, क्योंकि वाष्प कम हो चुकी थी। अब जब ज्यादा गर्म करेंगे तभी इसका वाष्पदाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर आएगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब इसका वो ताप, जब इसका वाष्पदाब एक वायुमंडलीय दाब होता है, वो ताप इसके उस ताप से जिस पर इसका वाष्पदाब एक वायुमंडलीय दाब होता है की तुलना में ज्यादा होगा। तो अपन कह सकते हैं ना, विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक को अपन इंडिकेट करेंगे किससे, T ऊपर 0 नीचे B फॉर बॉइलिंग, T मतलब टेम्परेचर, 0 मतलब शुद्ध के लिए, ठीक है ना। शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, किसका ज्यादा होता है, विलयन का। कितना ज्यादा होता है, इसका मतलब अगर ये ज्यादा है ये कम है तो इस अंतर को ही अपन अगर निकाला जाए तो इसी को कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। तो मैं 2 को तो ये हटा देता हूं, क्वथनांक उन्नयन का मतलब हो गया, क्वथनांक उन्नयन को हम लोग प्रदर्शित करेंगे किससे, डेल्टा टीबी से, ठीक है, डेल्टा टीबी। डेल्टा जब भी आएगा, दो चीजों का अंतर होता है ना, अंतर के लिए लगाया जाएगा, तो टीबी माइनस T0B। टीबी क्या चीज है, विलयन का क्वथनांक, T0B क्या चीज है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है ना। अभी हमने समझा इस बात को कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से सदैव अधिक होता है, ठीक है। तो अगर मैं क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा बनाऊं तो आप क्या लिखोगे, अवाष्प, टीबी क्या चीज है, विलयन। विलयन कैसा है, अवाष्पशील विलय युक्त, ठीक है। तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह निकला कि इसमें स्टूडेंट जितना ज्यादा विलय मिलाते जाएंगे, अब मैं देखिए, मैं क्वथनांक की परिभाषा यहां से हटा दूं, मैं आपको समझ में आ गई, हम लोगों को यूनिट वगैरह भी समझ में आ रही है हमें, ठीक है। इसका मतलब है कि विलय की मात्रा, जिसको मैं बी यानी विलय WB कह रहा हूं, विलय जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, विलय बढ़ाएंगे तो आपको यह मालूम है कि हां सर, विलयन का वाष्पदाब कम होगा कि नहीं, जितनी विलय, ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी, जितना विलय मिलाएंगे सतह पर उतनी कण आएंगे, होते तो सब जगह ही हैं पर सतह पर भी तो बढ़ेंगे, जो विलायक के कणों को वाष्पित होने में अवरोध उत्पन्न करेंगे, तो विलयन का वाष्पदाब कम होगा, ठीक है। और विलयन का जितना वाष्पदाब कम होगा, इसका मतलब है कि हम उस वाष्पदाब को एक वायुमंडलीय दाब तक ले जाने चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे इसी बात को, तो हम यहां बोलने लगेंगे क्या, देखो ये तो पहले ही पढ़ चुके अपन, WB ज्यादा होने का मतलब आप कह सकते हैं मोलों की संख्या ज्यादा, मतलब मोल अंश ज्यादा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना ज्यादा विलय की मात्रा बढ़ाएंगे, मतलब मोल बढ़ाएंगे यानी मोल अंश बढ़ाएंगे, तो वाष्पदाब उतना ही कम होगा, और वाष्पदाब में जितनी कमी आएगी, विलयन का क्वथनांक उतना ही बढ़ेगा, मतलब वो ताप उतना ही ज्यादा होगा जिस पर उसका वाष्पदाब एक वायुमंडलीय दाब होता है, तो टीबी बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? और आप ये मालूम है आपको, इसका मतलब ये निकला कि कणों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी, तो क्वथनांक उन्नयन एक प्रकार का कैसा गुण हो गया, विलयन में कणों की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण हो गया। जितने ज्यादा कण होंगे, विलय के जितने ज्यादा कण होंगे, वाष्पदाब उतना ही कम होगा, और जब हम इसे गर्म करेंगे तो हमें उतना ही ज्यादा गर्म करके उसके वाष्पदाब को एक वायुमंडलीय दाब तक ले जा पाएंगे, जिसे अपन उस विलयन का क्वथनांक कहेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? एक तो टीबी उतना ही ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं यहां क्वथनांक उन्नयन एक अणु संख्या गुण है। अच्छा, क्वथनांक उन्नयन जो है यानी डेल्टा टीबी जो है वो मोललता के समानुपाती होता है, इसे अपन आगे प्रूव भी करेंगे। किसके समानुपाती है ये? मोललता के, ठीक है ना। सांद्रता की एक इकाई होती है, तो मोललता बढ़ेगी, तो यदि अगर मेरे पास दो विलयन हो, 0.1 मोललता का विलयन हो और 0.25 मोललता का विलयन हो, एक ही पदार्थ का विलयन हो, और मैं ये पूछूं किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। अब देखिए, जिस विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा, T0B शुद्ध विलायक का क्वथनांक होता है जो कांस्टेंट होगा, जैसे जल है तो 373 केल्विन ही होगा, ठीक है ना। तो विलय बढ़ाते जाएंगे तो डेल्टा टीबी का मान बढ़ता जाएगा। यहां तक समझ में आ रही है? और ये ज्यादा होगा, ये उतना ही होगा, तो जितना ज्यादा ये होता जाएगा, डेल्टा टीबी का मान भी बढ़ता जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? तो मैं यहां कह सकता हूं ना, डेल्टा टीबी का मान भी बढ़ता जाएगा। थोड़ा समझिएगा उसको, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक, जब आपकी वीडियो खत्म हो जाए, कुछ कम समझ में अगर आ रहा है तो आप उसे दोबारा, तिबारा, चौबारा चलाइए। जितनी बार उस वीडियो को आप सुनेंगे, ढंग से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, अपनी कॉपी, नोटबुक, पेन लेकर उसको समझने का प्रयास करेंगे, सर क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए बेटा, ये तो वैल्यू है कांस्टेंट, ठीक है ना। हर स्थिति में इसका मान तो 373 ही होगा। जल में 2 ग्राम यूरिया मिलाऊं या ग्लूकोज मिलाऊं, जल का
शुद्ध जल के लिए उसका क्वथनांक तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन ही होगा, राइट, 373 केल्विन होगा, राइट। लेकिन ये क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मान के चलो 373 की जगह 373 तो शुद्ध जल का है, शुद्ध जल का क्वथनांक 373 यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया 374। तो 2 ग्राम मिलाने पर अगर 374 हो रहा है, ठीक है ना, 3 ग्राम मिलाने पर और बढ़ा, 4 ग्राम मिलाने पर और बढ़ा, तो ये तो वही लगेगा ना 373, और ये आपका 374, 375, 376, तो ये बढ़ रहा है, ये उतना ही है, तो डेल्टा टीबी का मान बढ़ेगा कि नहीं, डेल्टा टीबी का मान बढ़ेगा। तो अगर ये कह सकते हैं आप लोग कि मात्रा अगर बढ़ाएंगे तो डेल्टा टीबी का मान भी बढ़ेगा। क्वथनांक ज्यादा होता है, क्वथनांक उन्नयन भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि अंतर जिससे निकाला जा रहा है वो। तो अगर मैं पूछूं दोनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, दोनों विलयनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो आप देखिए सांद्रता किसकी ज्यादा है, मोललता, तो आप कहोगे 0.1 है सर ये, और ये 0.25 है। 0.1 का मतलब 0.0, इसका मतलब 0.1 की तुलना में 0.25 ज्यादा है, इसका मतलब इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा क्वथनांक उन्नयन भी ज्यादा होगा। तो अपन इस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। और मैंने कहा 0.75 तो इसकी सांद्रता और ज्यादा है। अगर मैं कहता हूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इन तीनों विलयनों को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में जमाइए, तो आपका आंसर होगा ए की तुलना में बी का ज्यादा होगा, बी की तुलना में सी का ज्यादा होगा। और अगर मैंने ये कहा होता क्वथनांक उन्नयन किसका ज्यादा होगा, तो क्वथनांक उन्नयन ही डेल्टा टीबी का मान भी इसी तरह से बढ़ेगा। आ रही बात समझ में। चलिए हम इसे, तो क्वथनांक की परिभाषा समझ में आई, किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब हो, एक वायुमंडलीय दाब का रिलेशन हमने देखा, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है कि सर शुद्ध अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से हमेशा ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि वाष्प दाब में कमी आ गई तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा उसके वाष्प दाब को एक वायुमंडलीय दाब तक ले जाने के लिए। तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को हम लोग क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, जिसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करेंगे। डेल्टा टीबी एक अणु संख्या गुण है, जितनी ज्यादा कण होंगे, जितने ज्यादा इसकी तुलना में इसमें कण ज्यादा होंगे, इसकी तुलना में इसमें ज्यादा कण होंगे, क्योंकि मात्रा बढ़ेगी तो कणों की संख्या भी बढ़ेगी, राइट, एक ही पदार्थ के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम हो गया, इसकी तुलना में इसका क्वथनांक ज्यादा, इसकी तुलना में इसका क्वथनांक ज्यादा, आप क्वथनांक उन्नयन भी ज्यादा होगा, ये बात समझा। अब मैं आपको इसी चीज को ग्राफीय प्रदर्शन से समझाने का प्रयास करता हूं। ग्राफीय प्रदर्शन से समझाने के लिए मैंने क्या किया, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, ग्राफीय प्रदर्शन से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ग्राफ भी है, ये भी समझिएगा, ठीक है। इसके लिए क्या किया हमने, देखिए यहां मैंने लिया वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ठीक है ना, आप हिंदी में लिख दो, नोट्स में तो वाष्प दाब लिखा ही है, वेपर प्रेशर, राइट। और यहां लिखा मैंने ताप, टेम्परेचर टी, राइट, वाष्प दाब, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं वाष्प दाब, और ये लिया हमने टेम्परेचर। और हमें ये मालूम है कि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो क्वथनांक, तो हमने पहले से ये क्राइटेरिया बना लिया, ये क्राइटेरिया बना लिया। ये क्राइटेरिया किस बात का है कि ये एक वायुमंडलीय दाब यहां होता है, इसका मतलब है कि ये वाष्प दाब वाली बात है, और अगर नीचे है तो एक वायुमंडलीय दाब से कम है, यहां भी एक अभी कम है, यहां भी कम है, 1 एटीएम से कम है, ठीक है ना, नीचे की स्थितियां 1 एटीएम से कम है। अब आप देखिएगा, शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि 10, 20, 30 जो भी टेम्परेचर मानते 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान ले, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका शुद्ध जल था, शुद्ध विलायक था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही विलयन था। इन दोनों की स्थिति करें अपन, तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये एक पॉइंट मैंने ये बनाया, ठीक है, ये शुद्ध विलायक के लिए कह दिया गया, तो ये मान के चलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैं डॉटेड करके यहां ले आऊं तो तापक्रम आ जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, जब मैंने पॉइंट यहां बनाया, ये 1 एटीएम है, तो इसका मतलब 1 एटीएम नहीं है, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक थोड़ा ना होता है। तो ये अब मैं क्या कहने जा रहा हूं कि इसको मैंने पॉइंट ए नाम दिया, तो ए पॉइंट पर अगर डॉटेड लाइन खींच दी जाए तो ये तापक्रम आ जाएगा, और इधर मिला दिया जाए तो ये वाष्प दाब आ जाएगा। तो ए पॉइंट शुद्ध विलायक का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब को इंडिकेट कर रहा, वाष्प दाब है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसी तापक्रम पर अगर मैंने क्या मिला दिया, उसमें मिला दिया अवाष्पशील विलेय, उसी तापक्रम पर, ध्यान से समझना। तो हमें क्या मालूम है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जब मैंने इसके अंदर अवाष्पशील विलेय मिला दिया गया, तो वाष्प क्या हो गई थी, यहां पर कम बनेगी कि नहीं, तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो मैं अब क्या करूंगा, इसके नीचे जस्ट एक और पॉइंट बनाया, क्योंकि सेम टेम्परेचर पर ही, तो वाष्प दाब कम हो गया, इसको मैं सी से इंडिकेट कर रहा हूं, सी से, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि सर इस समय का वाष्प दाब तो इतना है,
इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध विलायक का बाजदाब इतना है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन का बाजदाब इतना है, तो बाजदाब कम हो गया। क्यों कम होता है ये हम जानते हैं, बाजदाब में कमी का कारण। इज दैट क्लियर? अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं बाजदाब को एक वायुमंडलीय दाब करने जा रहे हैं। तो एक वायुमंडलीय दाब करने के लिए क्या करना होगा, हमें ताप बढ़ाना पड़ेगा। ताप बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, क्या करते गए, ताप बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते इस पॉइंट पर जाकर बाजदाब कितना हो गया, एक वायुमंडलीय दाब। और इस पर जब बाजदाब एक वायुमंडलीय दाब हो गया तो मैंने ये डॉटेड लाइन खींचकर ये पता किया कि ये तापक्रम क्या होगा। तो तापक्रम T0B कह दिया। T0B क्या चीज है, शुद्ध विलायक का T0B बराबर, अभी भी लिखा था मैंने, ये लिखा है T0B शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। बात समझ में आ गई, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, अगर जल है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन। इज दैट क्लियर? तो ये अर्थ निकला कि यहां से अगर मैं बात ये करूं कि पॉइंट तो ए, इस वक्र को मैंने नाम दे दिया शुद्ध विलायक का वक्र। ए बी वक्र किसको दिखाता है, शुद्ध विलायक का, ध्यान से समझिएगा, ए बी वक्र क्या दिखाता है, शुद्ध विलायक का बाजदाब और ताप के बीच में खींचा गया वक्र हो गया। इज दैट क्लियर? अब मेरे पास विलयन है, विलयन का बाजदाब शुद्ध विलायक के बाजदाब से कम है, यानी नीचे बाजदाब कम होने का मतलब नीचे की तरफ वक्र बनेगा। अब मैं इसको भी इसका बाजदाब एक वायुमंडलीय दाब करना चाहता हूं जिससे मैं उसका तापक्रम पता कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, उसको भी गर्म किया, गर्म कर रहे हैं, बाजदाब बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये निकला कि, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मैं दोबारा बना देता हूं। ठीक, ये बना दिया, इसको मैंने वक्र नाम दिया CD। इस पॉइंट पर जाकर, इस पॉइंट को पहले ही कह चुके, ये वो बाजदाब है जिसको अपन एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और इस बाजदाब पर जितना भी तापक्रम होगा उसी तापक्रम को अपन उस द्रव का चाहे शुद्ध विलायक हो या विलयन हो, उसका क्या बोलते हैं हम लोग, क्वथनांक कहते हैं। ये क्वथनांक TB क्या चीज है, तो मैं पहले ही कह चुका, विलयन का क्वथनांक TB। ठीक है, यानी TB विलयन का क्वथनांक हो गया। अब आप देखिएगा, ये ताप अक्ष ली गई, इधर बाजदाब लिया गया, तो विलयन का ये क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ज्यादा है। अब अंतर किया जाए तो अपन अंतर निकाल सकते हैं, ये क्या निकल आएगा, डेल्टा TB निकल आएगा। आ जाएगा कि नहीं? विलयन के क्वथनांक, ये लिखा है विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक में से इसमें से इसे घटा दिया जाएगा तो डेल्टा TB यानी क्वथनांक को निकल आएगा। अगर मैं आपको, तो CD वक्र किसके लिए बनाया गया है, तो आपको विलयन के लिए। कौन से विलयन के लिए, अवाष्पशील विलयन के लिए। तो ग्राफी प्रदर्शन बनाना आ गया। अब देखिए ट्रिक्स, देखिए ग्राफी प्रदर्शन कैसे बनाएंगे। आपने बाजदाब और ताप ली, जब चीज सीख चुके हैं तो आप क्या कर दो, दो पैरेलल लाइन की लाइन खींच दो, यहां से सीधी लाइन और यहां से सीधी लाइन। ठीक है, ये हो गई शुद्ध विलायक की, ये होगी विलयन की, ये डॉटेड लाइन करके आप लोग ये मिला दो। आप, ये तो मैंने समझाने की दृष्टि से यूं ले गया था। जब हम सीख जाए तो हमें अगर ग्राफ जल्दी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को जल्दी बनाने के लिए अपन देखिए, ठीक है ना, अब इतना टाइम मत लगाए, सीख चुके होंगे तो हम ग्राफ को जल्दी बनाएंगे। ग्राफ बनाए, लीजिए कितनी जल्दी बनाया, बाजदाब ले लिया, वेपर प्रेशर ले लिया आपने, ये ठीक है ना, और ये तापक्रम ले लिया। देखिए ये तो नॉर्मल वे की बात कर रहा हूं, पेपर में तो थोड़ा सजा के बनाएंगे अपन। ये एक वायुमंडलीय दाब बनाया हमने, एक वायुमंडलीय दाब पहले से ले लिया, थोड़ा साफ साफ लिखा, यहां से मैंने दो ये कर दिए, लीजिए बन गया। ठीक है ना, यहां लिख दो शुद्ध विलायक AB वक्र, CD वक्र, ठीक है ना, थोड़ा आगे ले दो, ये CD वक्र, ये विलयन के लिए हो गया, ये डॉटेड टेम्परेचर हो गया, ये T0B और ये TB, ये लीजिए अंतर कर दिया डेल्टा TB, राइट। तो ये थोड़ा जल्दी करने के लिए ऐसा कर दिया गया। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अगर मैं इस तापक्रम की बात करूं तो यहां इस पॉइंट पर क्या दिख रहा है आपको, तो आपको कि सर यहां विलयन का बाजदाब एक वायुमंडलीय दाब तो नहीं है, यानी जिस तापक्रम पर, समझना, जिस तापक्रम पर शुद्ध विलायक का बाजदाब एक वायुमंडलीय हो चुका था, वो तापक्रम ये वाला, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दूं तो इस पॉइंट पर तापक्रम कितना है, T0B, जो कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, यानी एक वायुमंडलीय दाब हो चुका है शुद्ध विलायक का। लेकिन इस तापक्रम को मैं विलयन का क्वथनांक क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि इस तापक्रम पर बाजदाब सिर्फ इतना है, अगर डॉटेड लाइन खींच के लाए तो इतना है, जो कि एक वायुमंडलीय दाब से कम है। तो मुझे ज्यादा गर्म करके ही उसका बाजदाब एक वायुमंडलीय दाब करना पड़ा, जो कि गर्म करने पर यह स्थिति आ गई। आगे बात समझ में? तो ये जल्दी बनाने वाला ग्राफ, आगे बात समझ में? अब यहीं से आपको क्या क्या बातें समझनी है, आपको क्या क्या बात समझनी में, एक तो ये समझना है आपको कि
जितना ज्यादा विलेय मिलाते जाएंगे बाजदाब उतना ही कम होता जाएगा। यानी विलेय मिलाने का मतलब विलयन की सांद्रता बढ़ा रहे हैं आप, विलेय की मात्रा बढ़ा रहे हैं आप, विलेय की मात्रा बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये निकला कि आप उसकी मोललता बढ़ा रहे हो। देखिए मोललता का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है ना, किलोग्राम में। अब आपने यहां देखा मोलों की संख्या, मात्रा बढ़ा रहे हैं मतलब मोलों की संख्या बढ़ा रहे हैं, विलायक तो उतना ही है ना, तो मोलों की संख्या बढ़ाएंगे तो मोललता भी तो बढ़ेगी। नहीं आ रही समझ में भाई, पानी उतना ही है, उसी में मैं विलेय बढ़ाता जा रहा हूं, तो आप पानी नहीं बढ़ा रहे हो, पानी जितना भी है वो उतना ही है, आप उसके अंदर विलेय मिलाते जा रहे हो। और विलेय मिलाने का मतलब विलेय के मोलों की संख्या बढ़ा रहे हो, मतलब आप मोललता बढ़ा रहे हो, राइट। इसका मतलब मोललता बढ़ाने पर, मोललता बढ़ाते जाएंगे तो विलयन का बाजदाब कम होता जाएगा, बाजदाब, ध्यान से, बाजदाब कम होता जाएगा। उस विलयन को उतना ही ज्यादा गर्म करके उसके बाजदाब को एक वायुमंडलीय दाब पर ले जाना पड़ेगा, यानी क्वथनांक ज्यादा होगा। तो मोललता बढ़ेगी तो क्वथनांक बढ़ेगा, और क्वथनांक बढ़ेगा, विलयन का क्वथनांक बढ़ेगा तो क्वथनांक उन्नयन भी बढ़ेगा। इसलिए अपन कह देते हैं डेल्टा टी भी समानुपाती एम, मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये देखिएगा किस तरीके से। तो अगर मैं, ये तो एक बिलियन हो गया, इसको बिलियन नंबर 1 कह दूं, एक और बिलियन के लिए मैंने विलेय और मिला दिया, तो क्या होगा कि सर फिर तो वक्र यहां से आएगा, यानी ग्राफ में वक्र नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप ये कह रहे हो कि विलेय और मिला दिया, विलेय मिलाने से क्या होता है, बाजदाब में कमी आ जाएगी, तो और नीचे आ गया। अब जब और नीचे आएगा तो यहां ये बाजदाब कम होता जा रहा है, बाजदाब कम होता जा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। अगर मैं तीसरा वक्र और बना दूं विलयन नंबर 2 के लिए, तो इस तरह से भी जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है कि सर ये दो बाजदाबों का अंतर अगर निकालना है तो आप यहां से निकालेंगे, जो क्या होता है डेल्टा पी। डेल्टा पी होता है कि नहीं, यहां से निकालेंगे दो बाजदाबों का अंतर, डेल्टा पी। इसका मतलब ये निकला कि ठीक है, तो हम लोग जो है, मैंने आपको बताया डेल्टा टी भी समानुपाती है। अब अगर मैं ये कहूं कि सर ये प्रूव कैसे करोगे, क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, व्यवहारिक रूप से तो आपने देख लिया। क्या देख लिया कि अगर विलेय की मात्रा बढ़ा रहे हैं ना सर, विलेय की मात्रा बढ़ा रहे हैं मतलब विलेय के मूल बढ़ा रहे हैं, और विलेय के मूल बढ़ाने का मतलब मोललता बढ़ रही है विलयन की, ये बढ़ता जाएगा तो विलयन का क्वथनांक उतना ही ज्यादा होता जाएगा, और विलयन का क्वथनांक बढ़ेगा तो डेल्टा टीवी का मान भी बढ़ेगा। तो आप ये व्यवहारिक रूप से तो कह पा रहे हैं, लेकिन सैद्धांतिक तरीके से आप इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे आप लोग, तो वो मैं आपको अगर प्रूव करें, तो प्रूव के लिए हमारी हेडिंग यही है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसे हटा दूं यहां से, ठीक है। आप बराबर नोट करते रहा करो, भले ही आपके पास नोट्स पहुंच रहे हैं फिर भी नोट किया करो, डायग्राम को बनाना सीखिए। आप अगर वीडियो को केवल देखते चले जा रहे हैं कि ऐसे ही है, तो ऐसा नहीं है। अपनी पेन कॉपी को नीचे रखिए और उसमें बनाने की कोशिश करें, मेरे साथ चलिए। कान में लीड, कान का काम है वो कान करेगा, आंखों का काम है वो आंख कर रही है, ठीक है ना, और हाथों का जो काम है ना वो हाथों का काम करिए आप लोग, ठीक। तो अगली हमारी हेडिंग इसी बेस पर है। अगली हेडिंग हम यही बताने जा रहे हैं आपको कि क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है ना। हेडिंग समझे, क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। उन्नयन यानी डेल्टा टी भी मोललता के समानुपाती होता है, इसे सिद्ध कर रहे हैं अपन, मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है, के समानुपाती होता है। डेल्टा टी भी समानुपाती स्मॉल एम, ये प्रूव करने जा रहे हैं, मैं आपको प्रूव कराने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए आपको ग्राफ से क्या क्या बातें निकल रही हैं, इसको प्रूव करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। ग्राफ से क्या निकल रहा है कि सर जितना ज्यादा बाजदाब गिरेगा, विलयन का बाजदाब जितना, ठीक है ना। दोबारा फिर देखिएगा, अगर मैं विलेय की मात्रा बढ़ा रहा हूं, ये बढ़ाने का मतलब मोलों की संख्या बढ़ा रहा हूं, मतलब मोलन से बढ़ा रहा हूं, ये तो आप समझ में आ गए होंगे पिछले मॉड्यूल से, ठीक है ना। विलयन का बाजदाब उतना ही कम होगा, बाजदाब कम होगा, और डेल्टा पी का मान उतना ही बढ़ेगा, ठीक है ना। डेल्टा पी का मान उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि डेल्टा पी बराबर क्या होता था, शुद्ध विलायक का बाजदाब ज्यादा होता था, विलयन का बाजदाब कम होता था, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब पीएस के मान में जितनी कमी आएगी डेल्टा पी का मान उतना ही बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ गई। पिछले मॉड्यूल में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया था, वही बात रिपीट कर रहा हूं मैं। तो बाजदाब में जितनी कमी आएगी, समझना, बाजदाब में जितनी कमी आएगी, डेल्टा पी का मान जितना ज्यादा होगा, डेल्टा टीबी का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं इस बात के लिए कि सर डेल्टा टीबी समानुपाती डेल्टा पी, कह सकते हैं कि नहीं अपन। क्वथनांक उन्नयन जितना ज्यादा होगा, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, उन्नयन का मतलब वृद्धि, ठीक है ना, ये लिखा था मैंने, उन्नयन वृद्धि थी यहां।
तो जितना ज्यादा होगा वो बाजदाब में जितनी कमी आएगी क्वथनांक उतना ही बढ़ेगा, क्वथनांक उतना बढ़ेगा तो क्वथनांक उन्नयन उतना बढ़ेगा। तो एक पॉइंट तो ये समझ लीजिए। आपको एक और बात याद आ रही होगी, पिछले मॉड्यूल में मैंने ये बताया था कि बाष्पदाब अवनमन जिसको अपन डेल्टा पी कहते हैं, ये भी मोललता के समानुपाती होता है। किसके? मोललता के समानुपाती होता है, या ये कहते हैं मोललता नहीं, अभी मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, अगर आपके बात ये समझ में नहीं आ रही तो मैं अभी 2 मिनट में इसको भी प्रूव कर रहा हूं। मोल अंश किसका? विलेय का XB के समानुपाती होता है। ठीक है ना। चलिए मैं आपको इस बात को प्रूव करने के लिए, तो आपको बाजदाब का अपेक्षिक अवनमन याद है, डेल्टा P बटे P0A बराबर XB होता था, याद आ रही है आपको? इससे हमने राउल्ट का नियम भी बनाया था। बाजदाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है, राइट। इसको अगर मैं ये कहूं कि डेल्टा P बराबर, तो आप कहोगे P0A इंटू XB, बोलोगे कि नहीं? और P0A क्या चीज है? शुद्ध विलायक का बाजदाब जो एक निश्चित ताप पर निश्चित होता है, तो आप स्थिर होता है, निश्चित होता है, इसको उठा दिया तो डेल्टा P समानुपाती XB कह सकते हैं कि नहीं आप? इसी बात को मैं यहां ले आ रहा हूं, ले आ सकता हूं मैं? ओके, तो डेल्टा P समानुपाती XB, समीकरण नंबर 2। बात समझ में आई? ग्राफ से आपने ये निष्कर्ष निकला कि क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि उस हिसाब से बढ़ेगी जितना बाजदाब अवनमन बढ़ेगा, बाजदाब अवनमन बढ़ेगा, राइट। ठीक, और बाजदाब अवनमन डेल्टा P मूल अंश XB के समानुपाती होता है, ये बात आपने यहां से ले ली। अब इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो डेल्टा P की जगह मैं XB लिख रहा हूं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा TB समानुपाती XB, लिख सकता हूं कि नहीं? राइट। अब समानुपाती के स्थान पर एक स्थिरांक लेकर आए, अगर मैं यहां से हटाता हूं डेल्टा TB बराबर K इंटू XB, यहां से समझने की कोशिश करिए। और XB क्या चीज है? आप जानते हो मूल अंश होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NB अपॉन NA प्लस NB। इज दैट क्लियर? इसकी जगह अपन ये लगा देते हैं, तो ये हो गया डेल्टा TB बराबर K इंटू NB बटे NA प्लस NB। कोई प्रॉब्लम? अगर वही बात जो मैंने आपको पिछले उसमें कहा था, विलयन अत्यंत तनु हो, विलयन अत्यंत तनु हो, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अत्यंत तनु हो। अत्यंत तनु का मतलब बहुत ज्यादा पतला, बहुत ज्यादा पतले का मतलब जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो। तो हमें क्या कह सकता हूं, पूरी बात, पिछली बात को, कि NB बहुत कम है, बहुत कम है NA की तुलना में, कह सकते हैं ना, की तुलना में। इज दैट क्लियर? बिल्कुल पुरानी बात आ गई आपकी, पुरानी तरीके से ही। विलेय के मोल उसमें कम गुले हैं, विलायक ज्यादा है, विलायक के मोल ज्यादा है, कह सकते हैं। तो NB को विलयन में हम NB को नगण्य मान सकते हैं। NB को विलयन में नगण्य मानने, जैसे मैंने आपको परसेंटेज का एग्जांपल एक तरीके से बताया था, ठीक है ना। तो अब इस सूत्र को और आगे बढ़ाया तो ये हो गया डेल्टा TB बराबर K इंटू NB बटे NA, ठीक है ना। विलयन के कुल मोलों की संख्या ये थी, विलयन में हमने NB को नगण्य इस वजह से माना था क्योंकि हमने यहां पर ये कह दिया विलयन अत्यंत तनु है, बहुत ही ज्यादा पतला, मतलब 1 किलोग्राम पानी के अंदर 1 ग्राम या 1.5 ग्राम 0.5 ग्राम विलेय गिला हुआ, तो उसकी तुलना में हमने विलायक कितना ज्यादा है, विलेय बहुत कम है, तो विलेय की मोलों की संख्या को विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में नगण्य मान लिया गया है। तो विलयन में विलेय की मोलों की संख्या नगण्य हो गई, हटा दिया गया यहां से, विलयन में नगण्य मान लिया हमने। तो क्या बचा? NB बटे NA। इस कहानी को अपन और उधर ले चलते हैं, ठीक है। चलिए ग्राफ बना रहने दे, ओके। इधर समझिएगा फिर, ग्राफ अगर आप कहते हो कि बना रहने दीजिए तो आप इधर समझिएगा, ठीक है। यहां से देखें K इंटू NB। अच्छा, NB बराबर क्या होता है, मैं अगर यही मेंशन करूं तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर कैसे निकाली जाती है? WB बटे MB। इसी तरह से NA बराबर क्या होगा? WA बटे MA होगा। किसी भी घटक के मोलों की संख्या निकालने का यही सूत्र होता है। तो NB और NA की जगह जो इनकी वैल्यू है वो अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो ये देखिएगा, डेल्टा TB बराबर हो गया K इंटू WB बटे MB। ध्यान से समझिएगा, NB के स्थान पर मैंने क्या लगा दिया? WB बटे MB, और NA के स्थान पर मैं लिख रहा हूं WA बटे MA। तो MA कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा कि नहीं? तो MA बटे WA। बात समझ में आ गई? देखो दोबारा, NB की जगह WB बटे MB बटे लिखते हैं ना अपन, WA बटे MA, तो MA चला जाएगा ऊपर। अब आपको यहां ये देखना है कि K जो है समानुपातिक स्थिरांक है, और किसी भी विलायक का मोलर द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है।
तो हम इन दो कांस्टेंट के स्थान पर के और एम ए, जिन पर मैंने गोला लगा दिया, तो मैं मान रहा हूं यहां पर के इंटू एम ए, यानी ये भी स्थिरांक है, विलायक का मोलर द्रव्यमान, ए को विलायक कहते हैं, विलायक का मोलर द्रव्यमान, और ये भी स्थिरांक है, के स्थान पर एक नया स्थिरांक मान रहे हैं अपन, वो है के बी। के बी क्यों माना है? क्योंकि यहां पर पूरा काम बॉइलिंग पॉइंट वाला हो रहा है, इसलिए बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। तो के बी ये मान लिया हमने, एक नया स्थिरांक मान लिया, के बी माना। इस के बी को क्या नाम देते हैं? के बी का नाम होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये नाम क्यों पड़ा मैं अभी आपको समझाता हूं। दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा साइड में आ गया हूं, ये देखिएगा, ठीक है। तो के और एम ए को हटाकर मैं एक नया स्थिरांक रखने जा रहा हूं, के बी को। तो मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा टी बी बराबर के बी, के और एम ए के स्थान पर के बी, राइट। बचा क्या? अब आप देखिएगा, डब्ल्यू बी बचा बटे एम बी बचा गुणा नीचे डब्ल्यू ए बचा। इज दैट क्लियर? के बी को कहते हैं अपन मोलल उन्नयन स्थिरांक, इंग्लिश में बोलते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट। अब आप देखिए, ये अगर आप गौर से अगर देखेंगे तो ये क्या है? डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा डब्ल्यू ए। दरअसल ये मोललता के सूत्र है, ये मोललता है ये। यानी अगर मैं यहां लिखूं, चूंकि मोललता बराबर, देखिए मैं राइट साइड में आ रहा हूं, दिखाई दे रहा है आपको, डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा डब्ल्यू ए। हरी बात समझ में? तो ये मोललता हो गई, याद आ रहा है? इसका मतलब इसके स्थान पर मोललता लिख सकता हूं मैं, तो ये आ गया डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम। मोललता इसकी जगह अपन ने ये लिख दिया, बात आ गई दिमाग में। अब के बी क्या चीज है? स्थिरांक है, तो आप के बी को उठाएंगे तो क्या जाएगा? या लगाकर मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी बी समानुपाती स्मॉल एम। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि के बी क्या चीज है? स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो हमने जो प्रूव करना था, मोललता के समानुपाती होता है क्वथनांक उन्नयन, तो इस तरह से प्रूव करते जाएंगे। यानी मोललता अगर बढ़ती जाएगी तो क्वथनांक उन्नयन भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। ये इसका प्रूवमेंट आ गया। आगे बात में कहां से स्टार्ट किया? ग्राफ को बनाना पड़ेगा आपको इसे प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपको ग्राफ से स्पष्ट है कि इट इज क्लियर दैट, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है आपको कि डेल्टा टीबी समानुपाती डेल्टा पी। समीकरण नंबर 1, बाजदाब अवनमन जो कहानी मैंने आपको यहां पर भी बना दी थी, आपको अलग से ये समझा दिया आपको, ठीक है। तो डेल्टा पी समानुपाती एक्स बी मोलन्स के समानुपाती होता है। समीकरण 2, इनके दोनों की तुलना कर दो, डेल्टा पी के स्थान पर एक्स बी ले आओ, ये आगे बढ़े, समानुपाती के स्थिरांक एक्स बी की वैल्यू ये होती है, आप जानते हैं मोलन्स, ठीक है ना। बिलियन बहुत ज्यादा तनु है, तो बी की एन बी का मान एन ए की तुलना में इतना कम है कि हम बिलियन में एन बी को नगण्य मान रहे हैं। मान लिया नगण्य, हटा दिया हमने, एन ए आगे एन बी और एन ए की वैल्यू लगाई, इधर आ जाइए आप। लगाने के बाद के और एम ए दोनों कांस्टेंट है, इनके स्थान पर एक नया स्थिरांक के बी ले लिए, जिसको कह रहे हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है ना। तो ये सूत्र किसका होता है? मोललता का। याद आ रहा है कि नहीं? देखो, डब्ल्यू बी बटे एम बी, एन बी हो जाता है एन बी इंटू डब्ल्यू ए, किलोग्राम वाला, राइट, किलोग्राम वाला, ठीक है, किलोग्राम वाला। इज दैट क्लियर? तो मोललता लगा दिया गया। चूंकि ये तो स्थिरांक है, इसको हटाते तो मोललता के समानुपाती आता है। तो ये हम लोग क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, ये डेरिवेशन हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ठीक है। ग्राफ को बार बार बनाइए, और आप ये जो डेरिवेशन बनाया है, पहले आप लोग नोट्स में देखिएगा, वीडियो को देखिएगा, नोट्स देखो, वीडियो देखो, नोट्स वीडियो देखने के बाद फिर आप खुद बार बार रफ कॉपी के अंदर लिख लिख कर देखिए, प्रैक्टिस करिए ना। उनकी प्रैक्टिस तो आपको खुद को करनी है रफ कॉपी के अंतर्गत। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं आपको जो लिए चल रहा हूं वो देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। परिभाषा बताने जा रहा हूं आपको, किसकी? केबी की परिभाषा बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। यहां तक हो गया। केबी की परिभाषा बनाने के लिए कोई अतिरिक्त नहीं जाना आपको, जो बना हुआ है उसी को लीजिए आप लोग। आपने लिया डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, है ये वाला समीकरण, जिसको जो भी नाम देना चाहे। हम केबी यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा और उसका मात्रक बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे अपन? देखिए, तो केबी अगर मैं कहता हूं स्मॉल एम, एम क्या चीज है? मोललता। तो यदि स्मॉल एम बराबर 1, यानी उस विलयन की मोललता 1 हो। एक मोललता का मतलब क्या हो? 1 किलोग्राम विलायक में, या ये कहते हैं 1 मोल विलेय, एक मोललता का मतलब बता रहा हूं, 1 मोल विलेय विलायक के, 1 मोल विलेय घुला हुआ है विलायक के 1 किलोग्राम में, विलायक के 1 किलोग्राम। बात आ गई दिमाग में आपके? इसी को तो अपन एक मोललता कहते हैं।
अगर मोललता का मान 1 कर दिया जाएगा तो आप कहोगे डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा सर केबी हो जाएगा कि नहीं, मोललता का मान 1 होने पर। यानी ऐसा विलयन जिसकी मोललता 1 होती है, अर्थात जिसमें विलय का 1 मोल, जैसे यूरिया का 1 मोल का मतलब हो गया 60 ग्राम, बात समझ में आ गई। ग्लूकोज का 1 मोल का मतलब हो गया 180 ग्राम, 1 मोल। 1 किलोग्राम विलायक में घुलाओ तो मोललता 1 हो गई। और ऐसे विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही अपन, क्वथनांक में वृद्धि यानी क्वथनांक उन्नयन को ही अपन क्या बोलेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। अब देखिए परिभाषा हो गई मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल 1 मोल, मोलल का मतलब हो गया 1 मोल। तो आप केबी की परिभाषा क्या दे देंगे, परिभाषा बनाई आपने केबी की परिभाषा, क्या बनाएंगे अपन, 1 मोल विलयन, 1 मोल विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि शॉर्ट करना है तो कह सकते 1 मोल विलयन के क्वथनांक उन्नयन को, वही बात आ गई, वृद्धि उन्नयन को ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। आगे बात समझ में, क्योंकि m की वैल्यू 1 लगाएंगे तो जो क्वथनांक उन्नयन होगा ना डेल्टा टीबी, वही तो केबी है, तो परिभाषा बन गई। अब मात्रक केबी का कैसे बनाना है, तो केबी का मात्रक बना लीजिए, इस सूत्र को दोबारा फिर ले आइए, तो केबी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा टीबी बटे स्मॉल m हो जाएगा। अब मात्रक लगाओ, डेल्टा टीबी का मात्रक मतलब क्वथनांक यानी ताप का मात्रक लगा देंगे अपन, तो डेल्टा टीबी यानी के केल्विन हो गया। मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, होता है कि नहीं, मोल प्रति किलोग्राम। 1 मोल 1 किलोग्राम मतलब कितने मोल घुले हुए 1 किलोग्राम में। अब मात्रक बना लो, तो ये मात्रक बन गया के, ये प्रति केजी को ऊपर ले जाएंगे तो केजी हो जाएगा, और मोल को ऊपर ले जाएंगे तो मोल इनवर्स हो जाएगा, तो ये केबी का मात्रक हो गया। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, के केजी मोल इनवर्स। तो इस तरह से हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा 1 मोल विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही आप शॉर्टकट करना चाहते हैं तो क्वथनांक उन्नयन को ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रक के केजी मोल इनवर्स है, और ये किसी विलायक के लिए कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मान होगा, राइट। इसको अपन ऊष्मागत के द्वारा भी निकाल सकते हैं, जो आपके नोट्स में इस तरह का एक सूत्र दिया गया है, उस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको, देखिए उम्मीद नहीं, अपन प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग इसको बार बार चलाकर देखिए, वीडियो को कई बार देखिए। आपको 24 घंटे का समय देने का मतलब ही यही है ना, कि आप उसे बार बार देखिए, 2 बार 3 बार, आपका जब तक उसकी पूरी तरह से आप परिचित ना हो जाए उसकी हर बात से, ठीक है ना, एक एक शब्द को, क्वथनांक क्या है, क्वथनांक उन्नयन क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, ठीक है ना, ग्राफ कैसे बन रहा है, आप खुद प्रैक्टिस करिए। जितनी जल्दी बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा देखेंगे आप लोग, उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। कल हम इसी पर डिस्कशन करेंगे, क्वथनांक इसी को थोड़ा सा मैं दोबारा और समझाऊंगा, और अपने अपने इसी बात को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि क्वथनांक उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना, कुछ न्यूमेरिकल करने हैं आपको, ठीक है ना, तब हमारा क्वथनांक उन्नयन वाला ये सेटअप पूरा होगा। इस चैप्टर के ये 11 मॉड्यूल हो चुके हैं। जब हमारा अणुसंख्या गुण कंप्लीट हो जाएगा तब करीब करीब हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपन अगले मॉड्यूल जो 12 हमारा आगे आएगा। अभी आप देखिए वो ले सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट। ओके ठीक, थैंक यू।